Yes, welcome to all students in this period, and we were discussing about the parliamentary government पार्ट 2। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्ट 1 में लेजिस्लेचर को हम लोगों ने पढ़ा, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्ट 2 उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। और लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट वैसे ये फुली इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। वो पार्ट 3 में आप जुडिशियरी को देखेंगे, फुल्ली इंडिपेंडेंट है। किंतु आज हम लोग जो एग्जीक्यूटिव बॉडी को पढ़ रहे थे उस पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो हेड होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहते हैं, ऑनरेबल द प्रेसिडेंट। ये हो गया हेड। तो हेड भी कैसा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और एक होता है रियल हेड। एग्जीक्यूटिव बॉडी में जब हम उस पर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रियल हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर, द रियल हेड। अभी आप लोग जानते ही हैं, अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को लेकर के चल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में हम लोगों ने प्रेसिडेंट को जाना, यानी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, चुनाव के तरीके क्या हैं, वोट वैल्यू कैसे निकाला जाए, जैसे हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और उसका कार्यकाल क्या होता है सभी स्पष्ट हो चुका है। अब क्या है कि इसके हम पावर्स एंड फंक्शंस, तो पावर को हम लोग बोर्ड पर लिखे। इसमें कुछ अतिरिक्त नहीं है, कुछ और भी है, किंतु आपकी पुस्तक में जो वर्णित है उसको स्पष्ट किया है, लिखा है बोर्ड पर। आप ये जाने, इसको हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे, ये भी क्लियर हो चुका था। इसके जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर में कौन सब आता है सबको ज्ञात है। और उसके बाद पिछले कक्षा में हम लोग क्लियर किए हुए हैं। मिलिट्री पावर में भी हम चर्चा कर चुके थे कि ये सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस के, सेना के। वार पीस की स्थिति की भी वो घोषणा करते हैं, ये मिलिट्री पावर में आता है। ये दोनों पावर ऑलरेडी क्लियर हो चुका था पिछली कक्षा में। आज हम लोग डिप्लोमेटिक पावर पर चर्चा करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर पर चर्चा करेंगे, संभव हुआ तो फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर। क्योंकि बहुत छोटा कालखंड होता है, इसको डिटेल्स करने के लिए कम से कम 60-62 मिनट चाहिए, किंतु समय की पाबंदी रहती है, तो हम पार्ट में करते हैं। जैसे पिछले दिन हमने 2 टॉपिक, इसके 2 पार्ट को, पावर को देखा। आज हम डिप्लोमेटिक पावर, ये राजनयिक शक्तियां के रूप में जानी जाती है।
राष्ट्रपति का। तो इसमें क्या है कि जितने भी देश का एम्बेसडर, जिसको हम लोग राजदूत कहते हैं, आता है, उसको अपॉइंटिंग ऑथोरिटी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। ठीक है ना। तो आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, सभी देश में एक दूसरे देश का लगभग कुछ एक अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो वैसी स्थिति में सभी राष्ट्र का जो राजदूत होता है एक दूसरे राष्ट्र में होता है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने देश की नीति को सरकार के समक्ष रखने के लिए और यहाँ की नीति को अपने देश की सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार से राजदूत का अपॉइंटमेंट होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का राजदूत भारत में रहेगा, भारत का राजदूत भी अमेरिका में होगा। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, रसा है, यानी दुनिया का तमाम राष्ट्र का लगभग एक दूसरे राष्ट्र में राजदूत अपॉइंट होता है। तो ये जो राजदूत अपॉइंट होता है उसको अपॉइंटमेंट करने का अधिकार अपने देश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। तो इस प्रकार का ये डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत आता है, राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यानी कि विश्व के स्तर पर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के स्तर पर जो भी किसी प्रकार का समझौता है, किसी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है, प्लानिंग होता है, वो एग्रीमेंट राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। फिर है कि जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट, यह है पावर वर्णित रहता, निहित होता है। या तो राष्ट्रपति जाएंगे या प्रधानमंत्री जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास यही पास होती है। इसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या है कि आप जानते हैं कि सदन को बुलाना, सेशन स्टार्ट कराना और उसका अवसान करना, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ही अभिभाषण से शुरू होता है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्या है कि आप सबको ज्ञात है, हम जब लेजिस्लेचर पर चर्चा किए थे तो उसमें बताए थे कि राष्ट्रपति 12 मेंबर का मनोनयन जो है वह है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है राज्यसभा में, जबकि 2 मेंबर का लोकसभा में। ठीक है। तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति को ही जाता है। फिर एड्रेस बोथ हाउसेज, यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोनों सदनों का क्या होता है को एड्रेस करने का कार्य राष्ट्रपति को जाता है। और वर्ष के प्रत्येक यानी फर्स्ट सेशन में राष्ट्रपति के संबोधन से वो सेशन स्टार्ट होता है। तो यह भी अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। फिर उसके बाद है कि कोई भी एक्ट जो कानून बनता है, जब तक राष्ट्रपति महोदय का उस पर हस्ताक्षर नहीं होगा वो नहीं होगा। इट इज ऑल्सो द पावर ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इट इज ऑलरेडी क्लियर। एक वर्ड आया ऑर्डिनेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है यह, यानी कि अध्यादेश जारी करना, यह राष्ट्रपति महोदय के ही द्वारा होता है। अब है कि अध्यादेश जारी कैसे होता है, उसके लिए भी तरीका है, पद्धति है। वह क्या है कि राष्ट्रपति
जब सदन नहीं चल रहा होता है, यानी सेशन नहीं चल रहा होता है। आप सबको पता है ना, सेशन 365 दिन नहीं चलता है साल भर में, 3 बार ही सामान्यतया सेशन चलता है, जो 20 दिन 25 दिन का, 1 महीना का लगभग होता है। शेष कालखंड में वो स्थगित रहता है। और इस कालखंड में क्यों गैप रखा जाता है, आप सबको ज्ञात है, क्योंकि जितने भी मेंबर होते हैं सदन के, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहां की समस्या को अनुभव करेंगे, जानेंगे, जनता की क्या परेशानी है उसको जानेंगे, किस प्रकार की आवश्यकता है उसको जानेंगे और उस पर नीति निर्धारित करेंगे। इसके लिए शेष कालखंड होता है। और फिर देश विदेश में जो पहुंचने की आवश्यकता होती है, अटेंड करने की आवश्यकता होती है, मीटिंग वगैरह पॉलिसी निर्धारित करने में, ये सब ऐसे कालखंड के लिए ये सब समय होता है, गैप का समय। तो जब सदन नहीं चल रहा होता है, यानी सेशन नहीं चल रहा होता है, उस कालखंड में यदि कोई बहुत आवश्यक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपने अधिकार के तहत वैसे नियम बना सकता है, डायरेक्ट, बिना किसी भी सदन के अनुमति के। यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विशेष प्रकार का आदेश जारी कर सकता है उस परिस्थिति में जब सदन नहीं चल रहा होता है। वह उसी प्रकार से नियम के जैसा होता है जैसे संसद के दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो नियम बनता है, उसी प्रकार से अध्यादेश भी उसी प्रकार से नियम के रूप में होता है, वह मान्य होता है। किंतु याद रखेंगे ये 6 महीना तक के लिए ही होता है। इस बीच में सदन को जब सेशन प्रारंभ होता है तो उसको कंफर्म करा लिया, दोनों सदनों से पारित करवा करके बहुमत के आधार पर बाद में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उस पर सिग्नेचर हो जाता है, तो वो परमानेंट हो जाता है। नहीं, यदि उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है तो फिर वो वहीं पर स्थगित हो जाता है, लेकिन 6 महीना तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो इस प्रकार का जो अधिकार रहता है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास में होता है, अध्यादेश। लेकिन कभी कभी विपक्षियों का कहना रहता है, शायद कुछ सच्चाई भी हो, कि इसका दुरुपयोग भी होता है। जो गवर्नमेंट में, सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो वो इसका दुरुपयोग राष्ट्रपति महोदय के द्वारा करवाते हैं। तो इस प्रकार से लेकिन शर्त यही है, कंडीशन यही है कि जब सदन नहीं चल रहा होता है, वैसे कालखंड में विशेष परिस्थिति में यदि उस प्रकार के नियमों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है, तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और इमरजेंसी पावर, इसको हम लोग अगले कक्षा में, अगले पीरियड में चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अपलोडिंग करने की समस्या रहती है। तो आज की पीरियड में इतना ही। फिर आप इसको, ये कुछ अतिरिक्त हमने नहीं लिखा है, केवल और केवल आपकी पुस्तक में जितना है उसी को मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी है, उसको आप क्लियरली लिख सकते हैं। मैंने सिंबॉलिक दे दिया है, कुछ वर्ड्स के आधार पर उसको एक्सप्लेन करने का कार्य किया है, समझाने का कार्य किया है। किंतु याद रखेंगे आप क्लियरली विद द हेल्प ऑफ, यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ योर बुक, एंड it will be better to remember this type of power of honorable president. And next day we will discuss rest power like financial power, judicial power and emergency power. यही मेन पॉइंट्स है
इसीलिए मैंने ये छोटा छोटा करके लिखा है, शायद आप लोगों को कुछ अति होगा, परेशानी होगी तो उसको डिटेल से देख लेंगे। ये याद बेसिकली यही रखना है, मिलिट्री पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, ये बारे। तो लेजिस्लेटिव पावर में, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है, मिलिट्री पावर में क्या सब आता है, डिप्लोमेटिक पावर में क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर में क्या आता है, फिर फाइनेंशियल, जुडिशियल और इमरजेंसी पावर में क्या आता है। इसके कुछ पॉइंट्स नीचे में दिए गए हैं, जो आपकी पुस्तक में वर्णित है, उसको आप स्पष्ट देख लेंगे, लिख भी लेंगे, शेयर कर लेंगे और फिर दिखाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।